ये कहानी द डीमंस ब्राइड 2025 की है। एक ऐसी डरावनी दास्तान जहां एक माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक ऐसा सौदा कर लेती है जिसका खामियाजा पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। क्या तुम किसी को इतना प्यार कर सकते हो कि उसके लिए अपनी आत्मा तक बेच दो? या फिर जब इंसान खुद को बचाने के लिए शैतान से सौदा करता है तो क्या वाकई वो जिंदा बचता है? चलिए जानते हैं इस भयानक कहानी में आगे क्या होता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक लाल सूट पहने लड़की से जो अपने बेड पर बैठी है। तभी अचानक कोई अदृश्य ताकत उसकी ज्वेलरी और घूंघट उतार देती है और यही खुलासा होता है। इस लड़की रैंटी ने एक डीमन से शादी की है, वो भी एक बूढ़ी औरत की मदद से। इसके बाद कहानी घूमती है 3 औरतों पर जो मिलकर एक चिकन की दुकान चलाती है। रोज की तरह आज भी ये तीनों दुकान पर जाती है और अपने ऑर्डर्स तैयार करने लगती है। सीन कट होता है घर की ओर जहां हमें रैंटी और उसके हस्बैंड बुवो की छोटी सी बेटी दिखाई जाती है। वो अपने पापा से प्यार से कहती है, पापा आज आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे ना, क्योंकि आज घर की सारी औरतें सुबह ही शॉप पर चली गई थी। बोवो मान जाता है, लेकिन तभी उसका भाई वायु वहां आ जाता है। वायु पूरा दिन घर पर रहता है और मुर्गों की लड़ाई करवाकर वक्त गुजारता है। बोवो झल्लाकर कहता है, ये कैसी जिंदगी है वायु? देखो मेरी बीवी को, वो प्रेग्नेंट है और फिर भी काम पर जाती है और तुम बस घर पर बैठे रहते हो। वायु मुस्कुराकर जवाब देता है, भाई मैं जो कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट है। एक दिन यही मुर्गे हमें अमीर बनाएंगे। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा होते हैं जहां बुवो की मां यानी डायन बहुत गुस्से में है। वो रैंटी से कहती है, तेरी ड्यूटी थी नाश्ता बनाने की और तू बिना बनाए दुकान चली गई। इतने में दुकान वाली तीनों लड़कियां वापस आ जाती है। डायन सिटी को तो प्यार से देखती है, लेकिन रैंटी को खूब डांट लगाती है। हालांकि रैंटी भी मेहनती है और शॉप पर सबसे ज्यादा काम करती है, लेकिन डायन को हमेशा लगता है कि घर के काम भी उसी की जिम्मेदारी है। रैंटी को बुरा लगता है, मगर वो चुपचाप सबका नाश्ता बनाने चली जाती है। वो गीता से कहती है, तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ आना। इतने में डायन फिर गुस्सा हो जाती है, क्या अपनी बेटी को तू खुद स्कूल नहीं छोड़ सकती? रैंटी शांत स्वर में जवाब देती है, माँ मुझे बोवो को उसके काम पर छोड़ना है और फिर चिकन ऑर्डर डिलीवर भी करने हैं। अगर मैं स्कूल गई तो सब काम लेट हो जाएंगे। तभी बोवो बाहर आता है, अपनी माँ को कुछ पैसे देता है और अपनी बचत का हिस्सा वायु को भी थमा देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को किसी चीज की कमी न रहे। अब रैंटी और बोवो दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रैंटी बोवो से कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरे बिजनेस के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं घर के कामों के साथ साथ बाहर भी इतना कुछ करती हूँ ताकि हमारी फैमिली को बेहतर जिंदगी मिल सके, लेकिन फिर भी मॉम मुझे कभी प्यार नहीं करती, नहीं सराहती है। हमेशा उन्हें लगता है जैसे मैं कोई गलती कर रही हूँ। रैंटी को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि जब भी उसकी मॉम उसे डांटती थी, बोवो कभी उसका साथ नहीं देता था। वो कहती है, कम से कम तुम मेरे लिए एक बार तो खड़े हुआ करो, हर बार मुझे ही सब झेलना पड़ता है। बोवो उसे शांत करते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। रैंटी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है, लेकिन बदले में मेरा भी थोड़ा सा साथ तो दो। इसी बातचीत के बीच वो दोनों पोर्ट पर पहुंचते हैं जहां बोवो काम करता है। उसे ड्रॉप करने के बाद रैंटी अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जब वो चिकन की डिलीवरी खत्म करके घर लौटती है तो देखती है कि उसकी मॉम रो रही है और सिटी उन्हें संभाल रही है। रैंटी हैरान होकर पूछती है, मॉम क्या हुआ? आप दोनों क्यों रो रही हैं? लेकिन उसका ये पूछना ही काफी था। मॉम गुस्से में फट पड़ी। उन्होंने फिर से रैंटी को लापरवाह कहा और डांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि उसकी बेटी नीना का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही रैंटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागती हुई अस्पताल पहुंचती है जहां गीता उसे मिलती है और रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है,
मैं नीना को स्कूल से लेना भूल गई थी। जब वो खुद घर लौटने लगी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। रैंटी ये सुनकर टूट जाती है। वो डॉक्टर के पास पहुंचती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, चाहे जितना भी पैसा लगे। डॉक्टर उसे बताते हैं कि नीना की हालत बहुत नाजुक है और अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। रैंटी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर कहती है, भगवान बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। अब बेचारी रैंटी अकेले हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई और उम्मीदों से खाली। तभी वहां एक अजीब सी बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम था उतारी। वो रैंटी को कुछ खाने को देती है और कहती है, मुझे पता है तुमने अपनी बेटी की फिक्र में सुबह से कुछ नहीं खाया है। रैंटी चौंक जाती है। उसने तो इस औरत को अपनी बेटी के बारे में बताया ही नहीं था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। उतारी मुस्कुराते हुए एक पुराना सा कागज देती है और कहती है, अगर हॉस्पिटल तुम्हारी बच्ची को ठीक नहीं कर पाए तो और भी तरीके हैं इलाज के। इतना कहकर वो औरत चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि रैंटी की बेटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए बहुत पैसे चाहिए। रैंटी अपनी सारी सेविंग्स लगा देती है, कार बेचने की भी सोचती है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। वो घर बेचने की बात करती है तो उसके अपने ही उसे डांट देते हैं। यहाँ तक कि उसकी सास उसे ही कसूरवार ठहराती है, अगर तू अपने बिजनेस में इतनी व्यस्त न होती तो तेरी बेटी का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। घर में कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। उसका पति भी, जो समंदर में जहाजों पर काम करता था, अपनी सेविंग्स देने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो पैसे मेरे काम आएंगे। अब रैंटी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसे याद आता है वही हॉस्पिटल वाली औरत और उसका दिया हुआ कागज। वो फौरन उस पेपर को निकालती है और उससे संपर्क करती है, लेकिन ये औरत पैसों से मदद करने नहीं आई थी, बल्कि काले जादू से। वो कहती है कि एक गौरी नाम का रिचुअल है जिसमें अगर रैंटी ने हिस्सा लिया तो उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। बस तुम्हें एक रात डीमन से शादी करनी होगी, उतारी कहती है। रैंटी डर जाती है, उसे सब कुछ गलत लगता है, लेकिन जब जिंदगी दाव पर हो तो इंसान गलत और सही में फर्क नहीं देख पाता। वो मान जाती है। उतारी पूरा रिचुअल तैयार करती है। अजीब मंत्र पढ़ते हुए रैंटी को नहलाती है, उसके मुंह में कच्चे चिकन का लिवर डालती है और फिर उसे दुल्हन की तरह सजाती है। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाती है जहां पूरा फ्लोर मोगरे के फूलों से ढका था। उतारी कहती है, अब यहां तुम्हें अपना शरीर डीमन को सौंप देना होगा, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अचानक कमरे में हवा भारी हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक अनदेखी शक्ति रैंटी के कपड़े और जेवर उतारने लगती है। वो चिल्ला भी नहीं पाती और वहीं उसकी शादी डीमन से हो जाती है। बाहर खड़ी उतारी सब कुछ देख रही थी, मुस्कुराती हुई, जैसे उसकी कोई पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। रिचुअल खत्म होने के बाद वो रैंटी के पास आती है और कहती है, अब हर हफ्ते तुम्हें उस डीमन को चिकन का लिवर चढ़ाना होगा। आज तो मैंने तेरी जगह कर दिया, पर आगे से तू खुद करेगी। और यहीं से शुरू होती है द डीमन्स ब्राइड की असली कहानी, जब इंसान एक सौदे में अपनी रूह तक बेच देता है। अगले दिन घर का सीन शांत नहीं था, सब कुछ अजीब सी बेचैनी से भरा था, क्योंकि उनका एक खास सामान, एक रूस्टर गायब था। तभी वायु की मां चिल्लाते हुए आती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे नीना से मिलना है। पर वायु का मूड खराब था और सिटी पहले से ही गुस्से में थी। घर के सारे काम वही अकेले कर रही थी। इसी बीच अचानक एक कार आकर घर के बाहर रुकी। कार से नीना उतरी और खुशी से दादी के पास भागी। दादी देखते ही इतनी खुश हुई जैसे नीना बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो गई हो। सिटी ये सब देखकर हैरान रह गई। एक दिन में नीना का चमत्कारिक ठीक हो जाना किसी सामान्य इलाज जैसा नहीं था। सिटी सोचती है, रैंटी ने ऐसा क्या कर दिया? वो ये बात वायु से भी बताती है, पर वे कहते हैं, इतना मत सोचो, शुक्र करो कि घर बिकने से बच गया और हमें पैसे भी नहीं देने पड़े। सिटी फिर भी संतुष्ट नहीं होती।
उसका शक गहरा होता गया। उसे लगता है कि नीना के ठीक होने में काला जादू हो सकता है। उसने रैंटी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद सिटी ने देखा कि पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और घर अंधेरे में डूबा हुआ है। सिटी पूछती है, तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। सिटी जब दरवाजा खोलने गई तो बाहर वो रैंटी थी और पीछे मुड़कर उसने देखा तो कोई नहीं था। सिटी घबरा गई। ये सब देखकर सिटी डरकर गीता के पास गई और बताकर बोली कि उसने एक ही समय पर घर में 2-3 अजीब चीजें देखी है। सिटी ने गीता से कहा कि तभी से जब से नीना हॉस्पिटल से लौटी है उसी रात से अजीब हरकतें बढ़ गई हैं। गीता को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा सिटी कभी कभी ज्यादा कल्पना कर लेती है, पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने गीता की शक की दीवार को भी हिलाया। एक रात सिटी बाथरूम की तरफ जाने पर एक अजीब सी आवाज सुनकर रुक जाती है। उसने दरवाजे के होल से देखा तो वहां रैंटी कुछ असामान्य हरकतें कर रही थी, जैसे उसने कोई अजीब खेल शुरू कर रखा हो। सिटी ने चुपचाप उसका वीडियो बना लिया और उसे अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में भेज दिया। सुबह जब सिटी मार्केट जाती है तो लोग उसे देखकर हंसते और उसका मजाक बनाते हैं। वीडियो फैल चुका था। सिटी का गुस्सा बढ़ गया। उसी गुस्से में जब उसने रैंटी से पूछताछ की तो रैंटी की आंखें बदल गई, मानो उसके अंदर कुछ और जाग उठा हो। आंखों में दैत्य जैसा तेज था। वो सिटी पर ताबड़तोड़ हमला कर देती। गले पर हाथ चढ़ाने ही वाली थी कि गीता बीच में आकर उसे रोक देती है। ऐसे में घर में अब डर, शक और छुपे हुए राज गहराने लगे हैं और सवाल वही रह जाता है, क्या नीना का ठीक हो जाना सचमुच चमत्कार था या किसी खौफनाक ताकत का खेल? रात गहराती है और सब अपने अपने कमरों में होते हैं। उसी वक्त वायु देर रात घर लौटता है और सिटी को नूडल्स बनाने के लिए किचन में भेज देता है। सिटी जैसे ही किचन में जाती है उसे चौंकाने वाला नजारा दिखता है। गैस पर नूडल्स पहले से पक रहे थे। वो हैरान होकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पीछे रैंटी खड़ी है, अजीब सी शक्ल और डरावनी मुस्कान के साथ। अचानक रैंटी बर्तनों की तरफ झुकती है और उबलते पानी में हाथ डालकर उसमें से एक मेंढक निकालती है और बिना सोचे समझे उसे कच्चा चबा जाती है। सिटी की आंखों के सामने ये सब देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। वो भागती हुई वायु को उठाने जाती है, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचती है वहां वायु नहीं बल्कि वही रैंटी लेटी होती है। वो एकदम से सिटी पर झपट पड़ती है, उसका गला दबा देती है और उसे वहीं मार डालती है। इसके बाद रैंटी उसका पेट चीरकर उसका लिवर निकालती है और खा जाती है और फिर सिटी की लाश को वहीं छोड़कर चली जाती है। सुबह वायु घर लौटता है और गीता से कहता है, जाकर सिटी को बुला, हमें मार्केट जाना है। गीता कमरे में जाती है लेकिन सिटी कहीं नहीं मिलती। घर में सब परेशान हो जाते हैं। माँ को शक होता है कि शायद सिटी झगड़े के बाद अपने पेरेंट्स के घर चली गई हो, पर गीता कहती है कि रैंटी की कोई गलती नहीं बल्कि सिटी ने ही उसकी गलत वीडियो बनाकर वायरल की थी। वायु जब सिटी को ढूंढने निकलता है तो देखता है कि उसके घर के कई मुर्गे भी गायब हैं। सब कुछ धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। अगली रात रैंटी नहाने के लिए जाती है। उसके बाल बिखरे होते हैं, आंखें लाल, और वो डरावने अंदाज में अपनी बेटी से कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ नहीं आओगी? बेटी डरकर गीता से कहती है, क्या आज मैं आपके कमरे में सो जाऊं? गीता मान जाती है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन तभी रैंटी जब अपने घर के पीछे के हिस्से में जाती है उसे जमीन पर सिटी की लाश पड़ी दिखती है। वो कांप जाती है। उसे समझ आता है कि ये सब उसी विच की वजह से हो रहा है। वो डरते हुए उस विच के पास जाती है और पूछती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? विच शांति से जवाब देती है, अब वो डेमन तुम्हारे अंदर बस चुका है। उसने तुमसे शादी कर ली है। अब तुम उसकी ब्राइड हो। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, डेमन उसे मौत दे देगा। रैंटी ये सुनकर टूट जाती है और कहती है, मैं अब और नहीं सह सकती।
मैं अपनी फैमिली को और तकलीफ में नहीं देखना चाहती। विच ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम चाहो या न चाहो, तुम हमेशा के लिए डेमन की दुल्हन बन चुकी हो। रैंटी आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौटती है और वही कहानी धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती है। रात का सीन कट होता है। वायु मुर्गों की लड़ाई में व्यस्त था। तभी उसकी नजर अचानक दूर खड़ी एक खून से लथपथ औरत पर पड़ती है। वो सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ता है, पर वहां पहुंचने पर उसे कोई नहीं मिलता। जब वो लौटता है तो पता चलता है कि वो खेल भी हार चुका है और अब अपना घर तक खोने वाला है। इस बार उसे हार का गम नहीं था, क्योंकि उसका मन किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था। घर लौटने पर उसे घर में कुछ अजीब महसूस होता है। कोई अंधेरा साया जैसे उसे बुला रहा हो। वो उस साये का पीछा करता है और एक गड्ढे के पास पहुंचता है, जहां उसे अपनी पत्नी सिटी की लाश मिलती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुस्से में रैंटी का गला पकड़ लेता है और रोते हुए पूछता है, तुमने उसे क्यों मारा? सिटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर रैंटी मासूमियत से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। वायु से उसकी ही शर्ट पर लगे खून के दाग दिखाता है और चिल्लाता है, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं ये तुमने ही किया है। मां टूट चुकी थी, पर उसने घर की इज्जत बचाने के लिए कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारे घर की बहू को डायन कहा जा रहा है, तो वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। वायु अपनी मां की बात मानता है और बिना किसी को बताए सिटी को दफना देता है। पर उसी रात कुछ भयानक होता है। जब वो वापस लौट रहा था, उसने अपनी बेटी रैंटी को गड्ढे के पास देखा। वो घबराकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक रैंटी उसे हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। फिर बिना छुए उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल देती है। टूटी दीवारें और गिरे हुए शटर उसके ऊपर गिरते हैं और वायु वही दम तोड़ देता है। घर के अंदर गीता उसकी चीखें सुनकर होश में आती है। वो बाहर भागती है और लाश देखकर डर से कांप उठती है। वो रैंटी को घर के अंदर घसीटती है और दरवाजा बंद कर देती है। तुमने उसे कैसे मारा? बोलो। पर रैंटी कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें कुछ और झलक रहा था, कुछ दूसरा। गीता घबराकर उस पर चिल्लाती है, मुझे जवाब दो। तब रैंटी ठंडी आवाज में कहती है, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। अगर जीना चाहती हो तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब गीता को समझ आता है कि रैंटी के अंदर कुछ गलत है। वो डरकर अपने पुराने जानकार मिस्टर राज को बुलाती है। राज आते हैं और रैंटी को देखते ही समझ जाते हैं कि उस पर किसी डेमन का कब्जा है। वो एक अनुष्ठान शुरू करते हैं, पर तभी रैंटी के हाथ अपने आप उठते हैं और उनके हाथ में पकड़ा ग्लास टूट जाता है। अब सब साफ हो जाता है कि रैंटी के अंदर एक भयानक दानव छिपा हुआ है। मिस्टर राज डर कर जाने लगते हैं और गीता से बस इतना कहते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम प्रार्थना करो। जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, रैंटी उसके कमरे में प्रकट होती है और उसके कानों में फुसफुसाती है, अगर जिंदा रहना है तो इस सब से दूर रहो। अगली सुबह दिखाया गया कि बोवो भी सब जान चुका था। गीता और उसकी मॉम ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन बोवो को यकीन नहीं हुआ। उसने सब कुछ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलता, पर अचानक कोई जोर जोर से नॉक करता है। तभी उसे एक ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई देती है, इस कमरे के अंदर मत आना। उस आवाज ने उसका खून जमा दिया। वो डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ता है और तभी एक डीमन की लाल आंखें उसके सामने आ जाती है। अब बोवो को गीता की बातों पर यकीन होने लगा था। वो गीता के साथ इस रहस्य का हल ढूंढने निकल पड़ता है। घर पर गीता की मां नीना रैंटी को खाना देने जाती है, लेकिन जब रैंटी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रैंटी की आंखें अब सफेद हो चुकी थी, दांत पीले और चेहरा किसी प्रेत जैसा। वो नीना से धीरे धीरे कहती है, मुझे आजाद कर दो। ये सुनकर नीना का दिल दहल जाता है
अब सबको समझ आ गया कि हॉस्पिटल में उस दिन जो अजीब औरत मिली थी वही इस सब का कारण थी। धीरे धीरे सब कुछ भयानक मोड़ ले लेता है। रैंटी के अंदर का डेमन अब पूरी तरह हावी हो चुका था। वो अपने ही परिवार को मारने लगता है। दादी की चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ सन्नाटा। जब गीता वहां पहुंचती है तो दादी मरी पड़ी होती है और पीछे खड़ी होती है रैंटी, अब पूरी तरह एक भूतनी बन चुकी। डेमन उसे पूरी तरह काबू में कर चुका था। गीता और बोवो घर लौटते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रैंटी अब बोवो पर टूट पड़ती है, कैंची उठाकर बार बार उसके पेट में वार करती है और कहती है, अब तुम मेरे पति नहीं रहे। गीता को मारने से पहले नीना रोने लगती है, माँ प्लीज वापस आ जाओ। और तभी चमत्कार होता है। माँ की आवाज सुनकर रैंटी के अंदर सोई इंसानी आत्मा जाग उठती है। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रोते हुए कहती है, गीता, नीना, यहां से भाग जाओ। मैं किसी भी वक्त फिर वही बन सकती हूं। गीता उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन नीना उसे कसम देकर वहां से निकाल ले जाती है। रैंटी खुद पर पेट्रोल डालती है और आग लगा लेती है। इस तरह रैंटी और उस शैतान की कहानी वही खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि गीता और नीना अब एक नए गांव में बस चुकी है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे ही गीता अलमारी खोलती है, वही रखी होती है वही लाल ब्राइडल ड्रेस जो रैंटी ने अपनी शादी में पहनी थी। मतलब ये डर अब भी खत्म नहीं हुआ। बुराई को खत्म करने के लिए कभी कभी हमें खुद को जलाना पड़ता है, लेकिन याद रखना, अगर डर को दबाया जाए तो वो एक दिन फिर लौटकर जरूर आता है। क्या द डीमंस ब्राइड की ये कहानी सच में खत्म हो गई, या ये बस एक नई शुरुआत है?